So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and ISC Commerce class 12 के next chapter number 12 पे हम लोग चल रहे हैं. The name of the chapter is controlling. ठीक है, तो आई होप आपके प्रिपरेशन अच्छे से चल रहे हैं एंड वी आर नाउ मूविंग अहेड. अब हम लोग सिलेबस एंड करने जा रहे हैं, तो फोकस ऑन दिस चैप्टर. आपको बहुत शॉर्ट टाइम में एक बार में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो कि आपके सिलेबस में है, एकदम अपडेटेड सिलेबस में. आपको क्या करना है, बस अपना दिमाग और अपने कानों को खोल के बातें को सुननी है. ठीक है, तो ध्यान से सुनो कंट्रोलिंग क्या होता है. नाउ इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे एंड जो एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, इससे आपका स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग भी हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, उससे आपका स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा और मीनिंग भी समझ में आ जाएगा. तो एक तीर से दो निशाने मार रहे हैं हम लोग. ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले देखो कंट्रोलिंग में करते क्या है, व्हाट इज कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश या फिर सेट करना है. क्या सेट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है परफॉर्मेंस का. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट्स से वाटर बॉटल्स बनाते हैं और हमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि पर डे हम लोग 500 वाटर बॉटल्स बनाएंगे. 500 यूनिट्स ऑफ वाटर बॉटल्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एवरी डे. ये हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, ये हमारा गोल है. दिस इज आवर प्लान. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट स्टेप क्या है कंट्रोलिंग में, आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करो. ये तो आपका स्टैंडर्ड था, अभी एक्चुअल कितना है. तो एक्चुअल हमारा हो रहा है 350 पर डे. 350 वाटर बॉटल्स पर डे बहुत कम है. पहले से जो हमारा प्लान था, प्लान से बहुत कम है ये. नेक्स्ट स्टेप, कितना कम है, कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो एंड कंपैरिजन करके बताइए. 500 का प्लान था, 350 का एक्चुअल हो रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो आप बोलोगे 150 यूनिट शॉर्ट हो रहे हैं हमारे. 150 यूनिट शॉर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग पर डे. फोर्थ स्टेज में आपको एनालाइज करना है. यू नीड टू गो इनटू द डिटेल्स. अभी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि ऐसा ये 150 जो शॉर्ट हुआ ये क्यों हुआ, वाई. ये 150 जो शॉर्टेज हुआ ये क्यों हुआ, इसका हम लोग रीजंस एनालाइज करेंगे. एंड वंस वी एनालाइज द रीजन वी नीड टू टेक द करेक्टिव स्टेप्स. अब हमें सब कुछ फ्यूचर के लिए सुधारना है. इसी को कंट्रोलिंग बोलते हैं. कंट्रोल करना मतलब किसी चीज को बैक ऑन ट्रैक लेकर के आना, किसी चीज को अपने डिविएशन से वापस प्लान पर लेकर आना. दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. कैसे करेंगे, सबसे पहले आप चेक करो कि आपका प्लान क्या था, फिर आप चेक करो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, फिर दोनों के डिफरेंसेस को चेक करो, फिर डिफरेंसेस का रीजन पता करो एंड लास्ट में रीजंस को सुधारो. बस यही करना है कंट्रोलिंग में. ये आपका स्टेप्स भी हो गया. अच्छा, एक चीज और समझा देते हैं इस पॉइंट में. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. ध्यान से सुनिएगा. डिविएशन एनालाइज करने के टाइम वी नीड टू कंसिडर टू थिंग्स. नंबर 1, इट शुड बी क्रिटिकल. क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट होना चाहिए. मतलब जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्शन का डिटेल्स है. दिस इज आवर प्रोडक्शन डिटेल. तो प्रोडक्शन क्या हमारे बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट एरिया है. तो पहले स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि जहां डिविएशन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं. फिर सेकंड में हम लोग देखेंगे कि क्या डिविएशन सिग्निफिकेंट था, लार्ज था, बहुत ज्यादा था, वो देखेंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक कि जहां डिविएशन आया, जहां हम लोग अपने प्लान से भटक गए, इज इट क्रिटिकल, इज इट इंपॉर्टेंट. तो फिर हम लोग कंसिडर करेंगे एनालाइज करना. और एनालाइज करने टाइम हम लोग देखेंगे क्या बहुत ज्यादा डिविएशन आ रहा है, क्या बहुत लार्ज डिविएशन आ रहा है. अगर लार्ज डिविएशन आ रहा है देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजंस. अगर क्रिटिकल नहीं है तो फिर एनालाइज करने का कोई जरूरत नहीं. क्रिटिकल है बट लार्ज नहीं है
अगेन एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं, एनालाइज तभी करेंगे अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और डिविएशन भी बहुत ज्यादा है। ये सब आपको नोट्स में यहां पे लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। जो शेडेड एरिया है वो आपको नहीं लिखना है, वो आपके नॉलेज के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशली जो बोल्ड पॉइंट्स है और जो अंडरलाइन है वो आपको लिख करके एग्जाम में आने हैं। तो ये आपको स्टेप्स भी समझा दिया और इसी के साथ साथ आपका मीनिंग भी हो गया। मीनिंग आप एक बार रीड थ्रू कर लेना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आएगा नहीं एग्जाम में, बट चैप्टर कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तो इसलिए आप लोग मीनिंग एक बार अपने एंड से पढ़ लीजिए। स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ना, अगर आप ये एग्जांपल याद रखोगे मन में तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। तो फोकस कीजिए यहाँ पे। सबसे पहली बात तो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर, हमारा गोल्स क्या था, 500 बॉटल्स पर डे प्रोड्यूस करना, दैट वाज आवर गोल। वो गोल कैसे अचीव करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेकर के। तो हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे अगर हम लोग कंट्रोल अच्छा लगा के रखें। सेकंड, हमारे रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे, ठीक है। हमें कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, टाइम वाइज सब बेनिफिट मिलेगा अगर हमारा कंट्रोल अच्छा है। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, अगर हम लोग अपने प्लान्स को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं तो हमें कम खर्चे में, कम समय में, कम रिसोर्सेज के साथ काम हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अब देखो यहां पे हेडिंग में ना, ये आपके बुक में भी डिसेंट्रलाइजेशन यहां लिखा है और डेलीगेशन यहां लिखा है। देखो जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, तो दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइजेशन अलग है, डेलीगेशन अलग है, राइट। बिकॉज हम लोग वहां पे इन डेप्थ पढ़ रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस होते हैं। बट क्या है ना, फ्यूचर चैप्टर्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलैरिटीज तो है, तो इसीलिए दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग ही मान के चलेंगे, बट फ्यूचर चैप्टर्स में क्या है ना, दोनों एक जैसे ही है, सेम नहीं है, सिमिलर है। सो कभी डेलीगेशन लिखा रहेगा, कभी डिसेंट्रलाइजेशन लिखा रहेगा, तो इसीलिए आप सोचना, मतलब नोट्स में भी ऐसा ही है, बुक्स में भी ऐसा ही है। अभी आते हैं पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन तो हमें करना पड़ेगा ना। देखो एक बंदा तो सारा काम नहीं कर सकता ना, जो मैनेजर होगा, इस मैनेजर के अंडर में काफी सारे स्टाफ्स होंगे। मैनेजर जो है, मैनेजर के अंडर में काफी सारे स्टाफ्स होंगे, स्टाफ से काम करवाना इज डेलीगेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन आप कब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ से आप कब काम करा सकते हो, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है। अगर स्टाफ आपके कंट्रोल में नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते आप, डेलीगेशन नहीं कर सकते, आप दूसरों के भरोसे काम नहीं दे सकते इफ यू डोंट हैव गुड कंट्रोल ओवर योर टीम। समझ में आई बात? अच्छा, फिर कोऑर्डिनेशन, देखो ठीक से समझते हैं कोऑर्डिनेशन। अब देखो आपका स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर स्कूल। तो आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, देखो एक तो एजुकेशन, जो मेन एक्टिविटी है एजुकेशन, एक तो पढ़ाई लिखाई चलती है, फिर एक स्पोर्ट्स भी तो चलता है ना, स्कूल में स्पोर्ट्स भी होता है, ठीक है। म्यूजिक की भी क्लासेस होती है, ड्राइंग क्लासेस भी होती है ना आपके आर्ट्स की, ठीक है। फिर आपके स्कूल में लाइब्रेरी भी है, आपके स्कूल में कैंटीन भी है, आपके स्कूल में एक ऑफिस भी है, ठीक है, आपके स्कूल में ऑफिस भी है, तो तरह तरह के काम होते हैं। अब देखो सारे काम अलग अलग है, एजुकेशन इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, स्पोर्ट्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, म्यूजिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब अलग टाइप की एक्टिविटीज है। लाइब्रेरी में अलग टाइप का काम होता है, कैंटीन में अलग टाइप का काम होता है, ऑफिस में अलग टाइप का काम होता है। बट क्या सारे काम एक साथ चल रहे हैं? यस, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। तो जब सारे काम एक साथ चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस डिफरेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन टुगेदर। अब आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा धागा है जो इन सबको बांध के रखा है? कंट्रोल। इफ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर डिफरेंट एक्टिविटीज, then all the activities can go on together. And if you do not have control, then you will not be able to coordinate properly. Different activities will not go on simultaneously. ठीक है, बात समझ में आई? एंड लास्ट पॉइंट इसमें आता है बेटर एम्प्लॉय मोरल। मतलब एम्प्लॉय का मन लगा रहेगा काम में अगर वो वेल कंट्रोल्ड एम्प्लॉय है।
जिसे पता है कि उसे करना क्या है, ठीक है, ये देखो यहां पे पॉइंट लिखा है ना, एडवांस में उसे पता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी डन, तो उसको तो पता है कि उसे 500 बॉटल्स बनाने हैं पर डे, तो वो अच्छे से इसी में लगा रहेगा। अगर वो टारगेटलेस एम्प्लॉई है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको कोई टारगेट नहीं दे रहा है, उसे संभालने वाला, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है, ऐसे एम्प्लॉइज वहां पे काम में मन नहीं लगा रहेगा, फिर काम में इंटरेस्ट फील नहीं करेंगे, समझे? तो विदाउट टारगेट आप भी समझ के रख लो, स्टूडेंट को भी काम आएगा। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आपको पढ़ाई में मोटिवेशन फील नहीं होगा, आप कितनी भी वीडियोस मोटिवेशनल देख लो, इफ यू डोंट हैव टारगेट टू अचीव, अगर टारगेट मिसिंग है, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सो मेक श्योर आप टारगेट बना के पढ़ रहे हो, ठीक है? तो टारगेट इज वेरी एसेंशियल, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है? लाना कितना नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, ठीक है? प्लानिंग आपको याद होगा, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की फंक्शंस की बात की जाए तो देयर आर 5 फंक्शंस। पहले आता है प्लान, देन आता है ऑर्गेनाइजिंग, देन आता है स्टाफिंग, देन आता है डायरेक्टिंग एंड लास्ट आता है कंट्रोलिंग। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप प्लान और कंट्रोल में कोई रिलेशनशिप है क्या, कोई रिलेशनशिप है क्या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में? तो देखो, प्लान एंड कंट्रोलिंग, ऐसा करते हैं, चलो फॉर्मेट ऐसा बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो। यहां पे हम लोग देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिला, ठीक है? ऐसा बना देते हैं। अभी देखो ध्यान से समझना, सपोज वी हैव अ प्लान कि 500 वाटर बॉटल्स पर डे बनाने हैं, दिस इज आवर प्लान, 500 वाटर बॉटल्स, बट हमने कंट्रोल किया ही नहीं, कितना भी बन रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, 500 बन रहा है कि 400 बन रहा है या 200, कंट्रोल लगाया ही नहीं, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नो। आप कितना भी बढ़िया प्लान बना लीजिए, अगर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना, टारगेट सेट करके रखो, तुम 95% का टारगेट ले लो, बट अगर तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। योर प्लान्स विल बी अचीव्ड और नॉट? नो, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, मान लो आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया, ये केस 1 था, ठीक है? सपोज केस 2 में आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया। अरे भाई, प्लान नहीं बनाया तो फिर कंट्रोल करोगे किसको? इफ यू डोंट हैव अ प्लान, हाउ विल यू कंट्रोल एनीथिंग? आपने 95% का टारगेट ही नहीं लिया है, तो फिर आप कंट्रोलिंग में करोगे क्या? बैठ के सोचोगे क्या कि आपका कहां गड़बड़ हुआ? आपने तो कुछ टारगेट ही नहीं लिया था, सो हाउ विल यू सी कि वेयर यू वेंट रॉन्ग? तो अगेन रिजल्ट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मतलब देखो, अगर प्लान है और रिजल्ट कंट्रोलिंग नहीं है तो भी और रिजल्ट इज 0, और अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग तो हो ही नहीं सकता। मतलब देखो, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो क्या होगा? आपका प्लान है, फर्स्ट केस प्लान है पर कंट्रोल नहीं है, तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा आपका प्लान, ठीक है? प्लान विल बी यूजलेस। सेकंड केस में प्लान ही नहीं है तो कंट्रोल कर नहीं सकते, कंट्रोलिंग कांट बी डन, ठीक है? एक लास्ट केस आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, अगर आपका प्लान है, अगर आप कंट्रोलिंग भी कर रहे हो तो आप टारगेट अचीव करोगे। इसका मतलब इफ देयर इज वन थिंग एंड द अदर इज मिसिंग, तो प्लान विल बी यूजलेस। If there is no plan, then there can be no controlling. And if both of them are there, then you can achieve your goals. तो यहां पे ऊपर में वही समझाया हुआ है आपको, ठीक है? आइए देखते हैं कि प्लानिंग, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के बारे में देखते हैं। प्लानिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों है क्या? देखो, प्लान्स तो बनती ही है फ्यूचर के लिए, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड और फ्यूचर। अभी आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, आपका एग्जाम 2-3 मंथ्स में आने वाला है, ठीक है? तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, ये तो सब जानते हैं।
बट पास्ट वाली बात देखो, प्लान्स आर बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अगर हमने सोचा है कि 500 यूनिट्स पर डे बनाएंगे, तो हम लोग अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ये डिसाइड कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कल तक हम लोग 100 बनाते थे, अब अगले दिन से 500 बनाएंगे। नो, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस वी डिसाइड आवर फ्यूचर प्लान्स। तो यहां पे फ्यूचर की भी बात हो गई और पास्ट की भी बात हो गई। तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। अब आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग पे। लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोलिंग नाउ। तो देखो, कंट्रोलिंग का हम लोग यहीं से समझते हैं। अब देखिए, हमारा तो 500 का ना टारगेट था। नाउ टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग, तो ये हमारा कंट्रोलिंग था ना, इसी को तो कंट्रोलिंग बोल रहे थे। अब इसमें पास्ट की बात कहां से आ गई? देखो, हम लोग यहां एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ना, वी मेजर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस डन है या होने वाला है? ये ऑलरेडी डन है, तभी तो मेजर किया ना कि 350 का परफॉर्मेंस दिया। सो दिस इज पास्ट, ये हो चुका है, इसी को सुधारना है। और सुधारने वाले जो स्टेप्स है, करेक्टिव एक्शन जो है, ये कब के लिए है? ये फ्यूचर के लिए है। अभी तो जो हुआ सो हुआ, 350 हुआ सो हुआ। अब करेक्टिव एक्शन लेना है फ्यूचर के लिए। तो कंट्रोलिंग में भी देखो, पास्ट भी आया, फ्यूचर भी आया। सो प्लानिंग वाज आल्सो आपका पास्ट एंड फ्यूचर रिलेटेड, कंट्रोलिंग इज आल्सो पास्ट एंड फ्यूचर रिलेटेड। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, वो लोग एक लाइन लिख देंगे, ऐसा वाला वो लोग एक लाइन लिख देंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, एक्सप्लेन। तो आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना अपने आंसर को, ऐसे ही समझा देना जैसे आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। अब आते हैं, देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कुछ भी नाम से बोला जा सकता है। क्या है ये? देखो, बात ये है ना कि मैनेजर के पास होते हैं 24 आवर्स, एंड 24 आवर्स में ही हैज टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। क्योंकि वो मैनेजर है ना, तो मैनेजर को तो सब कुछ मैनेज करना है। तो क्या एक बंदा 24 आवर्स में सब कुछ मैनेज कर लेगा? उसमें उसका प्राइवेट लाइफ भी है, उसे घर जाके सोना भी है, रेस्ट भी करना है। तो वर्क लाइफ कितना बचता है पर डे? कोई मैनेजर कितना काम कर लेगा? 13 to 14 आवर्स, बहुत ज्यादा देगा तो 15 to 16 आवर्स, ठीक है। तो 14-15 घंटे ऑन एन एवरेज लगभग हर कोई काम करता है, ठीक है। आप भी देखोगे स्कूल के बाद आप ट्यूशन और पढ़ाई ये सब मिला के आपके भी 14-15 घंटे हो जाते होंगे, आई एक्सपेक्ट। तो अब देखो, इतने कम टाइम में क्या आप बड़े से बड़ा बिजनेस का सब कुछ मैनेज कर लोगे? ये आंसर इज नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मैनेज बाय एक्सेप्शन। मतलब सिर्फ एक्सेप्शनल चीजों को मैनेज करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को मैनेज करेंगे, जहां पर एक्सेप्शनली सीरियस डिविएशंस है, जो एरिया बहुत ज्यादा प्लान से भटक गए हैं, जो एरियाज में हम लोग बहुत ज्यादा डिरेल हो गए हैं, उन एरियाज को हमें संभालना है। सो मैनेजमेंट या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड बिग डिविएशन वाले एरियाज को टेकअप करना है। वी कांट लुक आफ्टर एवरीथिंग। आप भी देखो, आप भी जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ सिलेबस वाले एरिया को पढ़ते हैं ना। बुक में बहुत सारी टॉपिक्स दे रखी है जो सिलेबस में नहीं भी है, तो आप उसको भी पढ़ते हैं क्या? नहीं, आप यू स्टडी बाय एक्सेप्शन। कुछ लोग तो और एक्सेप्शन कर देते हैं, ठीक है, सिलेबस में भी और भी काट छाट के सिर्फ लास्ट 2-3 साल में जो आया वही पढ़ के चले जाते हैं। तो आप भी पढ़ाई का एक्सेप्शन करते हो। तो मैटर क्या है? बिकॉज ऑफ लेस टाइम, आप देखो क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप चलता है, हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं ना, तो हाइलाइट्स में क्या दिखाते हैं? ओनली इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिखाए जाते हैं। नाउ वी विल सी कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के क्या फायदे हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है कि इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको हर चीजों पे ध्यान नहीं देना है, तो आपका टाइम बचता है। दूसरा, मैनेजर के टैलेंट का अच्छा यूज हो रहा है। मैनेजर छोटे छोटे मैटर्स को देखेगा तो आप उसके टैलेंट को फिर जस्टिफाई नहीं कर, मतलब इट्स नॉट अ गुड यूज। इतना टैलेंटेड पर्सन, इतना पढ़ा लिखा पर्सन, इतना एक्सपीरियंस पर्सन छोटे छोटे मैटर्स में अगर अपना दिमाग लगाएगा तो आपकी कंपनी को क्या फायदा मिला? फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई इससे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखेगा, जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेलीगेट कर देगा, तो इससे डेलीगेशन फैसिलिटेट होता है।
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो जाएगा, बिकॉज नाउ ही इज फोकसिंग ऑन फ्यू थिंग्स, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो फालतू के मैटर्स में उसका ध्यान नहीं है, तो जल्दी डिसीजन हो पाएगा। एंड अगर कोई बड़े मैटर्स है तो टाइम रहते वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक टॉपिक है जो हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में कर रखा है, बिकॉज सिलेबस में वहीं पे मेंशन था, तो हमने वहीं पे कर रखा है। सो विद दिस वी आर थ्रू विद द होल मैनेजमेंट पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया था। लगभग 7 चैप्टर हमने इसमें किए, 7 से 8 चैप्टर हमने इसमें किए, 8 चैप्टर्स वी हैव डन। टोटल 8 वीडियोस होंगे मैनेजमेंट टॉपिक के, एंड 40 मार्क्स का ये पोर्शन आता है। तो आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग टेस्ट देते रहे। टेस्ट देने से आपकी वीकनेस आपको पता चलेगी। सिर्फ स्टडी करना इज नॉट इनफ, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम। ठीक है, मेरे ऐप के जो कोर्स है उसमें 3 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं विद सॉल्यूशंस। तो मेक श्योर कि आप वहां जाए और उस कोर्स को एक्सेस करें, उसके सॉल्यूशंस को एक्सेस करें, एंड पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश करो उन टेस्ट पेपर्स की। फर्स्ट यू ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ, और फिर आप उसको मिलाओ उससे, कि आप तब आपको पता चलेगा। अभी देखो कंट्रोलिंग में हमने यही सीखा ना, कंट्रोलिंग में एक होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या हुआ, जो मेरे ऐप में आंसर्स गिवन है, ये वाला पार्ट ना गिवन है। फिर आप अपना देखो कि योर परफॉर्मेंस आप कहां पे हो, एंड देन आपको पता चलेगा कि आपको कितना मेहनत और करना है। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप अपने आंसर को मिलाओगे ना उस स्टैंडर्ड आंसर से। So you will get to, and this is the only way to improve. ठीक है, this is the only way to improve, right? तो make sure कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। सिर्फ रीडिंग एंड लर्निंग एंड वॉचिंग वीडियोस आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट। आप जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करेंगे, आपको एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अब आपको एग्जामिनेशन मोड में आना है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, राइट? सो मेक श्योर यू डू दिस। ठीक है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आई होप टू सी यू देयर। ठीक है।